हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अदिति यादव। तो बच्चे, हमने थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू चैप्टर, वो है हमारा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में बच्चे दो इसके पार्ट हैं। एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा पार्ट है आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम। 4-5 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम को। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, केमिकल मींस पता चल रहा है इसके नाम से कि वो केमिकल रिएक्शंस से रिलेट है। ठीक है, अटेन्ड इन केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन किया जा सकता है? इन केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, यानी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा हो, यानी वो रिवर्सिबल मैनर में चल रहा हो, तब केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है, अटेन किया जा सकता है। ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको एक्चुअल में है क्या। दूसरा है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है, आयनिक यानी आयंस, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपके आयंस से। आयंस अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में, इस इक्विलिब्रियम चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज से हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जी, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि ये दिमाग में बैठाओ, केमिकल इक्विलिब्रियम मींस अचीव कब किया जाएगा? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। देन दूसरी चीज, केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, यानी कि एक चीज समझो, देखो मान लो ये है एक बकेट। ठीक है, यहां है, ये है टैप, ये है आपकी टैप, और इस बकेट में भी मैंने एक टैप अटैच कर दी। ठीक है, अब देखो बकेट से रिएक्शन देखना, मान लो ये है आपका रिएक्टेंट। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से, यानी ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से पानी यानी टैप से पानी 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी इतने टाइम में आ रहा है। ठीक है, और यहां पे भी सेम वही लिख देंगे हम। ठीक है, इतनी स्पीड से इस टैप में से पानी गिर रहा है, और इतनी ही स्पीड से इस टैप में से पानी बाहर जा रहा है। तो एक बात बताओ, क्या रिएक्शन रुकी? यानी कि क्या पानी गिरना रुका, लेकिन पानी इस टैप के अंदर सेम रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस रेट से आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसी रेट से यानी उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। उस स्टेज को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या? जिस स्टेट से, जिस रेट से, जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है, उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रही है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी रिएक्शन रुक गई। जिस स्पीड से इस टैप में से पानी आ रहा है, उसी स्पीड से इस टैप में से पानी नीचे भी जा रहा है। और अब एक बात बताओ, अगर उसी स्पीड से इस टैप में से पानी नीचे जा रहा है, तो क्या इस बकेट का लेवल राइज करेगा या डाउन होगा या कांस्टेंट रहेगा? लेवल कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि जिस स्पीड से पानी आ रहा है, उसी स्पीड से भैया पानी जा रहा है। ठीक है, यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट बन रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन रहा है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बन रहा है। क्या रिएक्शन रुकी? क्या टैप में से पानी गिरना रुका? नहीं रुका, नहीं रुका। रिएक्शन चल रही है, लेकिन सिर्फ रेट दोनों के सेम है। अगर मान लो यहाँ 5 4 3 की जगह मैं 5 कर दूं, यानी पानी ज्यादा स्पीड से गिर रहा है और प्रोडक्ट मतलब यानी कि पानी इस टैप में से कम स्पीड से निकल रहा है, तो इसका लेवल राइज कर जाएगा, तब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा। लेकिन जब दोनों की स्पीड
दोनों का रेट इक्वल होगा, दोनों की स्पीड, फ्लो ऑफ वाटर की स्पीड इक्वल होगी, तभी ये इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि रिएक्शन रुक गई, रिएक्शन कभी भी रुकती नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे बोल देते हैं हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन आगे जा रही है। रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो रिएक्शन कैसी हुई, रेट कैसा हुआ, फॉरवर्ड, आगे जा रही है। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस रिएक्टेंट बन रहा है प्रोडक्ट से, तो उसे क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन, और इस रेट को बोलेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब यही चीज देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट, वो स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे भैया इक्विलिब्रियम क्या है, तो सीधे सीधे बोलो जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है, वो स्टेट, वो स्टेज कहलाती है हमारी इक्विलिब्रियम। और ये ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब कोई रिएक्शन हो रही है केमिकल रिएक्शन, मान लो N2H2 से अमोनिया बन रहा है, देखो मैं दिखाती हूं आपको, मान लो N2 प्लस 3H2 से बन रहा है आपका 2NH3 अमोनिया बन रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान एक स्टेट ऐसी भी आएगी जिस स्पीड से आपका N2 और H2 मिलके अमोनिया बना रहे हैं, उसी स्पीड से आपका अमोनिया फिर से N2 और H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो उस स्टेट को, जिस पर्टिकुलर स्टेट पे ये हो रहा होगा, दोनों की स्पीड सेम होगी कि जितनी स्पीड से N2H2 से अमोनिया बनेगा और उतनी स्पीड से अमोनिया से N2H2 जाएगा, उस स्टेट को बोलते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बोले कि भाई क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, जी नहीं, स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन कभी भी रुकेगी ही नहीं। जिस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा उसी स्पीड से आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। दैट्स इट, सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। ठीक है, अब देखिए जैसे वही था, क्या टैप से पानी गिरना तो नहीं रुका, लेकिन पानी का जो ये है लेवल है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि जिस स्पीड से पानी आपका बकेट में गिर रहा है उतनी स्पीड से बकेट से बाहर भी जा रहा है, सिंपल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बचे दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन और एक आपकी इररिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन तो आप नाम से समझ जाओ, जैसे कि मान लो बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, आइस है, आइस को टेम्परेचर अगर हमने थोड़ा सा टेम्परेचर हाई कर दिया तो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, वाटर में, पानी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अगर वाटर को मैं कम टेम्परेचर कर दूं, वाटर को जैसे हम फ्रीजर में रख देते हैं, पानी को ही तो भर के रखते हैं ना भाई फ्रीजर में, क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर डाउन है एज कंपेयर टू आपका रूम टेम्परेचर। ठीक है, जब फ्रीजर में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर डाउन है, हमने वाटर को एक कंडीशन दे दी कि टेम्परेचर डाउन की कंडीशन दे दी, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। आइस से वाटर कन्वर्ट कर लो, वाटर से आइस कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आइस कहेगी नहीं नहीं मुझे कन्वर्ट नहीं होना वाटर में, नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को एक पर्टिकुलर जो है सिचुएशन देते हो, एक पर्टिकुलर उसको स्टेट देते हो, तो वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमने आइस को एक टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बर्फ का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वाटर में कन्वर्ट हो गई, वाटर का टेम्परेचर डाउन कर दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गई। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हुई बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी, क्या ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी, नहीं होगी कंप्लीट। भाई क्यों नहीं होगी कंप्लीट, जैसे ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है साथ साथ आपका प्रोडक्ट से भी तो रिएक्टेंट बन रहा है, जैसे रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बन रहा है साथ साथ आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। और इस स्टेट में रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन इक्विलिब्रियम अटेन होगा। जो हम यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ना, उसे अचीव किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान। ड्यूरिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन ही केमिकल इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम को अचीव किया जा सकता है, अटेन किया जा सकता है। ठीक है, एक और चीज,
ये कैसी डायरेक्शनल हुई? बाई डायरेक्शनल। भाई कैसे बाई डायरेक्शनल? क्योंकि आइस से वाटर बना, एक डायरेक्शन में गया, वाटर से आइस बनी, दूसरी डायरेक्शन में आ गई। तो कैसे हुई? यानी ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जा रही है। ये रिएक्शन आइस से वाटर भी बन रहा है और वाटर से आइस भी बन रही है, आगे भी जा रही है और पीछे भी आ रही है रिएक्शन। तो कैसे हुई? बाई डायरेक्शनल रिएक्शन हुई। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन आपको दिख रहा है बच्चे, ये जो साइन आपको दिख रहा है ऐसा, ये ऐसा, ये साइन कैसा है? ये साइन है बच्चे इक्विलिब्रियम का साइन। ये शो करता है कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव किया जाएगा। इक्विलिब्रियम का साइन होता है बच्चे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा है आपका इररिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल सा एग्जांपल आपके घर से ही, मान लो जैसे आटा होता है, सूखा आटा होता है ना, आटा है, आटे से आपने रोटी बना ली। ठीक है, आटे से आपने रोटी बना ली, क्या उस रोटी को फिर से आप उस सूखे आटे में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। उसी स्टेट में क्या जिस गेहूं को पीस कर जो आटा बना, उस आटे से आपने रोटियां बना ली, अब क्या उस रोटी को आप फिर से आटे में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैदा से आपने भटूरे बना लिए, क्या भटूरे को आप फिर से उसी मैदा में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो तो सीधा भटूरे आपके पेट में ही जाएंगे, खाओगे आप, कन्वर्ट होने का तो नाम ही नहीं था। ठीक है, तो वही चीज है इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी। एक बार रिएक्शन हुई और हुई, वो फिर वापस नहीं आएगी। रिएक्टेंट से एक बार प्रोडक्ट बना और बना भाई, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस नहीं बनेगा। तो ये कैसी रिएक्शन हुई? इरिवर्सिबल रिएक्शन। और कितनी डायरेक्शन में चली है? एक ही डायरेक्शन में चली। रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट बना, तो कैसी डायरेक्शन हुई? यूनी डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इसमें रिएक्शन कंप्लीट होगी? हाँ, रिएक्शन इसमें कंप्लीट होगी। हमेशा याद रखिए रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कभी भी रिएक्शन जो होती है आपकी केमिकल रिएक्शन, वो कभी भी कंप्लीशन पे नहीं जाती है, कभी भी कंप्लीट पे नहीं जाती है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्यों कंप्लीट होगी? क्योंकि भाई यहां कोई इक्विलिब्रियम थोड़ी अटेन करना है। ठीक है, और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हमने बोल दिया ना जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन नेवर कंप्लीट। क्यों कंप्लीट है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ क्या आएगा? इक्विलिब्रियम आएगा। और इक्विलिब्रियम के लिए जिस रेट से रिएक्टेंट बन रहा है प्रोडक्ट में, उसी रेट से प्रोडक्ट भी क्या बनेगा आपका? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। तो रिएक्शन कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। जैसे रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन रुकेगी नहीं ना बच्चे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ये साइकिल चलती रहेगी रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो इसीलिए बोला गया है कि रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, खत्म मामला। आटे से रोटी बन गई, मामला खत्म। रोटी को फिर से आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैदा से एक बार भटूरे बन गए, फिर भटूरे तो सीधा आप खाओगे, वो मैदा में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। सिंपल, डन। आई होप ये आपको कंप्लीट समझ में आया है। कोई भी क्वेरी हो तो बताना। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आ गया ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करना है, अगर हमें केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन करना है तो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वेसल में होगा। यानी कि कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो देखिए। देखिए जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, होता है सॉलिड, ये गैस सॉलिड, मैं लिख देती हूँ एक सेकेंड, सॉलिड गैस। देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर है, ये ओपन है। क्लोज कंटेनर, कैल्शियम कार्बोनेट है, कन्वर्ट हुआ किसमें? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। ठीक है, कंटेनर बंद है। अब फिर से रिएक्टेंट से यानी कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। अब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। सिंपल, क्योंकि कंटेनर क्लोज है। अगर यही कंटेनर ओपन होता तो क्या होता? जो हमारी CO2 है गैस, भाई गैस तो रुकने वाली नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उसे किसी कंटेनर में रख सकते हो, कंटेनर खुला है तो उसमें CO2 गैस को आप कैद कर सकते हो, रख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट होता कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, तो क्या होता? CO2 गैस भाग जाती बाहर।
CO2 गैस अगर कंटेनर खुला है तो CO2 तो भैया बाहर निकल जाएगी ना, वो कंटेनर में थोड़ी ना रुकेगी। ठीक है, जब CO2 बाहर निकल जाएगी, मान लो CO2 बाहर चली गई, ओपन कंटेनर की बात कर रहे हैं, तब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ मिलके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा? CO2 तो है ही नहीं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 चाहिए ना कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए। अगर इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 की तो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए। लेकिन ओपन कंटेनर में अगर CO2 निकल गई, बाहर चली गई, तो CO2 कहां से लेके आओगे? सिंपल सी बात है। तो अकेला कैल्शियम ऑक्साइड तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा, यहां सिर्फ इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी, इररिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर कंटेनर ओपन नहीं है, क्लोज्ड कंटेनर है, वेसल अगर क्लोज्ड है, वेसल अगर क्लोज्ड है, तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चे? तो CO2 तो यही रहेगी आपके कंटेनर में, तो ये दोनों मिलके कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। जैसे कि देखो, एक कोई भी वेसल लो, कोई कंटेनर लो, उसमें पानी डालो, गैस के ऊपर रख दो, उसे फ्लेम तेज कर दो। जैसे ही पानी वेपराइज होगा, पानी वेपर्स की फॉर्म में आएगा, भाप बनके उड़ने लगेगा पानी। अगर आपने उस जो भी बर्तन, जो भी आपने कंटेनर लिया, उसके ऊपर आपने कोई लिड, कोई ढक्कन नहीं लगाया है, तो भाप तो उड़ जाएगी हवा में, सिंपल है। लेकिन अगर आपने कोई लिड, कोई ढक्कन लगा दिया है, तो क्या होगी? वो वेसल के उस ढक्कन से, उस लिड से टकराएगी और वापस से आपके उसी कंटेनर के अंदर रह जाएगी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो घर में भी कर सकते हो आप। जैसे आप कंटेनर में, जैसे आप पानी गर्म करते हो, अगर आपने ऊपर से ढककर रखा हुआ है कंटेनर को, अपना भगोने वगैरह को, कंटेनर को ढक के रखा हुआ है, तो जो भाप बनेगी वो उसी में वापस से आ जाएगी कंटेनर में। लेकिन अगर कंटेनर के ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, तो वो भाप तो क्या हो जाएगी? एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाएगी, चली जाएगी। सिंपल। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? क्लोज्ड वेसल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैन बी ऑब्टेन्ड, केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। हाँ, दोनों साइड से अटेन किया जा सकता है केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए कैसे, देखो मान लो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, अभी हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका? रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यानी रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, तो ये कैसे होगा? कौन सा रेट होगा? फॉरवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन उसे ही तो कहते हैं जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो, तो वही होता है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो यही होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है, आप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 दोनों मिलकर के आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। ठीक है, आप तो इस रेट को, प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बन रहा है, तो इस रेट को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सिंपल। अब यही चीज देखिए, मान लो आपके पास रिएक्टेंट में है ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये है आपके रिएक्टेंट। अब इन रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। इन रिएक्टेंट से, मान लो आपके पास ये रिएक्टेंट है, इनको कंबाइन करके, इनको रिएक्ट करा के आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब रिएक्टेंट कौन से हो गए? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और प्रोडक्ट क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के रेट को क्या कहते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्टेंट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो उस रेट को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखो, इसके कहने का मतलब है कि जब रिएक्टेंट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, तो कैल्शियम कार्बोनेट से जब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रहे थे, तो उस रेट को हमने बोला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब कैल्शियम ऑक्साइड से CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे थे, तो उस रेट को हमने बोला रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ? हमारे पास रिएक्टेंट क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो इस ये रेट क्या हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से अचीव किया जा सकता है। अगर मैं इसको रिएक्टेंट मानूं, इसको प्रोडक्ट, अगर ये रिएक्टेंट है मेरा, ये प्रोडक्ट है, तो इस साइड से भी इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। अगर मेरा ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इस साइड से भी इक्विलिब्रियम को अटेन किया जा सकता है। बस फर्क ये हो जाएगा कि अब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलके CaCO3 बना रहे हैं, तो वो रेट हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इससे ऊपर वाली रिएक्शन में जब ये दोनों एज ए प्रोडक्ट थे, जब ये कन्वर्ट हो रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट में, तो वो रेट था आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, पहली चीज कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वेसल के अंदर ही अटेन किया जा सकता है। दूसरी चीज, कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड से भी अटेन किया जा सकता है और प्रोडक्ट साइड से भी अटेन किया जा सकता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा टाइम के साथ और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। ठीक है, देखो हम केमिकल इक्विलिब्रियम अभी तक क्या बोल रहे थे बच्चा, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कब होता है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। शुरू में प्रोडक्ट जीरो है क्योंकि शुरू में तो प्रोडक्ट बना ही नहीं। जब रिएक्शन एक किसी पॉइंट पे शुरू हुआ होगा, मान लो इस पॉइंट पे रिएक्शन शुरू हुआ है, उस टाइम तो आपके पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हुआ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ डिक्रीज हुआ। कैसे डिक्रीज हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, यानी पूरा नहीं कह रही मैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया जिस रेट से, उसी रेट से अब आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। जब दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, शुरू में तो प्रोडक्ट था ही नहीं, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो जीरो था शुरू में, तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, फिर प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनेगा तो रेट ऑफ क्या आएगा, बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बचे, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, तभी उस स्टेट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब यही चीज हमें यहाँ ग्राफ के थ्रू बतानी है। देखिए ये है आपका रेट और ये है टाइम। शुरू में ये है जीरो, ठीक है, शुरू में तो सिर्फ क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ही है, यानी रिएक्टेंट ही तो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इतना था, रिएक्टेंट से कन्वर्ट होने लगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट से क्या कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया। अब क्या बनेगा आपका, एक सेकेंड रुको भाई, रुको, शुरू में तो आपके पास कोई भी रिएक्टेंट नहीं था, राइट, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगी, शुरू में कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट तो तभी आता है जब प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने, तो अब प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा, और जीरो से शुरू होके कहां तक जाएगा, जहां तक क्या है आपका, कौन सा रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी कि जिस पॉइंट पे आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू आपका बैकवर्ड रिएक्शन, और वो रेट क्या होगा वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होगी वो आपकी। रेट ऑफ टाइम के साथ अगर बोला जाए कि टाइम के साथ किस तरह से आप शो करोगे रेट को, तो ये ऊपर वाला है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ये नीचे वाला है आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्योंकि शुरू में सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में,
जब शुरू में तो प्रोडक्ट था ही नहीं, अब प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। तो जिस रेट पे फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिस पॉइंट पे फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, उसी पॉइंट पे क्या आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन। देखिए, अब आइस है हमारे पास, बर्फ है हमारे पास। आइस से शुरू में तो आइस है ना, पानी तो नहीं है। शुरू में आपके पास आइस है, पानी तो नहीं है। जैसे ही आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट हुई, आइस क्या है आपका रिएक्टेंट। आइस क्या है आपका रिएक्टेंट। आइस वाटर के अंदर जब कन्वर्ट होगी तो आइस का अमाउंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी या कांस्टेंट रहेगी। भाई आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर के अंदर, यानी आइस है आपका रिएक्टेंट, वाटर है आपका प्रोडक्ट। आइस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, यानी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज करेगी तभी तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वहां। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। मान लो इनिशियली आपका आइस था 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन आइस की इनिशियली 1 मोलर है, और ये क्या है बच्चे आपका रिएक्टेंट। ये क्या है आपका रिएक्टेंट। शुरू में हमारे पास कोई पानी नहीं है, कोई वाटर नहीं है, ठीक है, आइस अपनी सॉलिड फॉर्म में ही है, ठीक है। अब हम रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं, ठीक है। अब 1 मोलर था इनिशियल, ये है 1 मोलर इनिशियल। वाटर क्या है 0, इनिशियल में तो कोई प्रोडक्ट था ही नहीं, तो वाटर क्या है 0 मोल। जैसे हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी एक सूटेबल कंडीशन दे दी, सूटेबल कंडीशन दे दी, तो आइस कन्वर्ट होने लगी वाटर में। तो वाटर क्या बनने लगा, वाटर का लेवल इंक्रीज करने लगा। शुरू में 0 वाटर था, अब वाटर बनने लगा, तो रिएक्टेंट आइस का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.75 मोलर हो गया, 0.75 मोलर हो गया, और वाटर कितना हो गया 0.25 मोलर। अब मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम आ गया। एक बात ध्यान रखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब एक तो ये नहीं है कि रिएक्शन रुक गई है, दूसरा इक्विलिब्रियम का मतलब ये भी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस हमेशा इक्वल होंगी, ना, हमेशा इक्वल नहीं होती हैं। इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपका रेट ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी स्पीड से, उसी रेट से आपका प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। जैसे शुरू में हमारे पास सिर्फ आइस थी 1 मोलर, पानी नहीं था, आइस क्या है रिएक्टेंट। जैसे ही बर्फ पिघली, मेल्ट हुई, क्या कन्वर्ट हुआ, आइस मेल्ट हुई। आइस जब मेल्ट हुई तो आइस की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो गई। अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। तो आइस की कॉन्सेंट्रेशन मान लो 0.75 मोलर हो गई, और 25% यानी 0.25 मोलर क्या बन गया आपका वाटर, ठीक है। और इस स्टेज पे मान लो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, मान लो इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अब ये बिल्कुल भी नहीं कहना है दोबारा से कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस तो अलग है, अब इक्विलिब्रियम कैसे आया। इक्विलिब्रियम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इक्विलिब्रियम तभी अटेन होता है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम तब अटेन होता है जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। सिर्फ रेट इक्वल होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन से मैटर नहीं करता है। मान लो आइस 1 मोलर थी, सिर्फ 25% ही पिघल पाई थी, सिर्फ 25% ही मेल्ट हुई थी वाटर के अंदर, तभी इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, तभी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई, अटेन हो गई। तो अब बताइए इसका ग्राफ क्या होगा। तो देखिए, अब देखो 1 मोलर क्या है हमारे पास आइस कितनी कन्वर्ट हुई, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ा रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, 1 मोलर से 0.75 हो गई, 0.75 है वो, 75 मत समझिएगा, 0.75 है, यानी कि आइस की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई।
और किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी? प्रोडक्ट, यानी कि वाटर शुरू में 0 था, बिल्कुल भी नहीं था, फिर वाटर धीरे धीरे बनने लगा, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैसी हुई? इंक्रीज हुई। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। शुरू में वाटर 0 था, शुरू में वाटर 0 था, अब 0 था वाटर, और कितना बना है फाइनली? इक्विलिब्रियम। जिस स्टेट पे, जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, उस टाइम पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.25 मोलर, यानी कि पानी कितना बन चुका था? 25%। 1 मोलर का 25% कितना आएगा? 0.25। तो यहां कर देंगे हम 0.25 पे हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया जब हमारा वाटर 0.25 था। और आइस कितनी थी जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ? 0.75। ठीक है। अब तो ये क्या शो किया गया है? ये शो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जरूरी नहीं होता कि हर केस में इस तरह का ग्राफ मिले। ये बच्चे रेट का है, रेट तो हमेशा इक्वल होगा, लेकिन जब मैं, ध्यान दीजिएगा, ये रेट है और ये कॉन्सेंट्रेशन है। रेट के केस में इक्विलिब्रियम तभी अटेन होता है जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रिएक्शन का रेट इक्वल हो। रेट का ग्राफ हमेशा हमेशा ऐसा ही मिलेगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के जो तीनों पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं बताऊंगी आपको। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मान लो 1 मोलर से 0.75, ठीक है, समझ में आया, और ये 0.25 बना। जब ये दोनों का रेट इक्वल हुआ तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, यानी इस स्टेट पे जो ये डैश 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 है, डॉटेड लाइंस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। अब यहाँ क्या है? यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पे इक्वल हो गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कॉन्सेंट्रेशन से इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना नहीं है कि हमेशा ही इक्वल होगी, नहीं, वो सिर्फ रेट से इक्वल होगी। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल है तो ही इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के केस में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने देखा कि जब आइस का कितना था, शुरू में 1 मोलर था, और फिर जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो आइस कितनी थी? 0.75 मोलर, और वाटर कितना बन गया था? 0.25 मोलर। इस केस में ग्राफ आएगा ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशंस की। बच्चे हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेंट्रेशन का मामला है, रेट का नहीं। ठीक है, ये है आपका, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, रुको। ये है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, ये है आपकी कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब देखिए नेक्स्ट केस, मान लो ये है आपकी आइस, यहां लिख देती हूँ ना मैं आइस, तभी समझ में आएगा, और ये है आपका वाटर, ये है आइस और ये है वाटर। अब देखिए, मान लो आइस शुरू में कितनी थी? 1 मोलर। शुरू में वाटर कितना था? 0, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई नहीं थी तब आपका आइस आइस था आपके पास। ठीक है, जब आप उसे सूटेबल कंडीशन दोगे तभी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कब अटेन हुआ? जब आधी बर्फ पानी के अंदर कन्वर्ट हो गई। आधी बर्फ यानी कि 0.50, 0.5, यानी कि अगर 100 में मोलर लूंगी, अगर बाई चांस मैं 100 मोलर लूंगी आइस का, तो 50 मोलर आइस बच गई और 50 मोलर कन्वर्ट हो गई वाटर के अंदर। मैंने यहाँ 1 मोलर आइस लिया है तो मैं मान लेती हूँ कि 0.5 मोलर आइस रह गई और 0.5 मोलर वाटर बन गया। आधी बर्फ वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई। अब कॉन्सेंट्रेशन दोनों की इक्वल है और इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए, मान लीजिए ये है 1 मोलर, ये है 0.25 मोलर, ये है आपका 0.50 मोलर और ये है 0.75 मोलर। हमें क्या करना है? दोनों इक्वल है, तो ये जाएगा आपका रिएक्टेंट का और ये है आपका प्रोडक्ट का। ठीक है, ये है आपकी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का मतलब ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन इस केस में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट केस है जब आइस का 75% वाटर बन चुका है। आइस पिघल के मेल्ट हो गए, 75% पानी में कन्वर्ट हो चुकी है और सिर्फ कितनी रह गई है हमारी? 0.25 मोलर ही आइस बची है।
आइस 1 मोलर में से 75% वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई और 25% बच गई है, तब क्या होगा? अब देखिए, ये है आपकी 1 मोलर, ये है 0.25 मोलर, ये है 0.50 और ये है आपकी 0.75। ठीक है, तो आइस यानी कि रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, तो रिएक्टेंट पहले 1 मोलर था, कितना बच गया? 0.25। ले आओ जी 0.25 पे। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनाते हैं। ये है आपका रिएक्टेंट। प्रोडक्ट 0 से शुरू होगा क्योंकि शुरू में तो प्रोडक्ट था ही नहीं। फाइनली प्रोडक्ट कितना बन गया? 0.75। ले आओ जी प्रोडक्ट को। ये है आपका रिएक्टेंट, जो डिक्रीज हुआ वो है रिएक्टेंट, जो इंक्रीज हुआ वो है प्रोडक्ट। और इस स्टेज पे, ये जो स्टेज है, इस स्टेज पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गई है? इक्वल। ये है प्रोडक्ट और ये है आपका रिएक्टेंट। मैं लिख देती हूं, ये है आपका रिएक्टेंट यानी आइस और ये है आपका वाटर यानी कि आपका प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम जब हमारा अटेन हो रहा हो तो उस टाइम पे, मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि मान लो ए से बी बन रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, 100 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, तो बताओ अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी? आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि जब 50% हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ इतना ही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मान लो हमने, वही है कि हमने स्टार्ट किया था 1 मोलर से और आइस अभी सिर्फ 25% ही वाटर में मेल्ट हो पाई थी कि इक्विलिब्रियम आ गया। यहां पे आइस 50% वाटर में मेल्ट हुई कि हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। यहां पे आइस हमारी 75% वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गई, मेल्ट हो गई, तब हमारा इक्विलिब्रियम आया। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल होंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप बच्चे आपको ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। सबसे पहली थी कि क्लोज्ड वेसल के अंदर ही अटेन होगा। सिंपल सा एग्जांपल है, आपने भगोने में पानी रखा है, उसको तेज कर दो, मतलब फ्लेम को तेज कर दो और फिर क्या होगा? पानी इवेपोरेट करने लगेगा। अगर आपने उसके ऊपर ढक्कन लगाया है तो क्या होगा? वही वाटर ड्रॉपलेट्स जो भाप बनी है वो उससे टकरा के, जो ढक्कन लगा है उससे टकरा के फिर से आपके कंटेनर में वापस आ जाएगी, क्लोज्ड कंटेनर। अगर वहीं आपने उस कंटेनर, उस भगोने के ऊपर ढक्कन नहीं रखा है तो क्या हो गया? वो भाप, वो जो है सारी भाप, स्टीम, वो इवेपोरेट हो जाएगी एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। फिर ढूंढते फिर वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए थोड़ी ना हाथ आएगी स्टीम आपके। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि कॉन्सेंट्रेशन, कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी भैया? डिक्रीज करेगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी आपकी? इंक्रीज करेगी। फिर हमने पढ़ा था रेट, कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि रिएक्टेंट से बच्चे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सिंपल। और क्या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि शुरू में तो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट नहीं था, शुरू में तो प्रोडक्ट नहीं था, और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बनेगा तो हमारा क्या होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगी और उस टाइम पे क्या अचीव होगा? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ में आए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे अचीव किया जाता है, कैसे अटेन किया जाता है, वो सारी चीजें समझ में आई हैं। तो इस लेक्चर को बच्चे यहीं वाइंड अप करते हैं। इनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।